Yes, good evening everyone. Now I'm audible to you. आवाज आ रही है मेरी? Yes, miss. Yes, Yes, miss. miss. Okay. चलो हम लोग कंटिन्यू करते हैं. Like continue as in I'll start the lecture. मेरी आवाज ही नहीं आ रही थी आप लोगों को. चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं. अभी लेक्चर स्टार्ट करते हैं. So 3 लेक्चर पहले I have started Miss- this. बोलो बेटा. Miss, yesterday when we had the lecture, you were telling us something will come as do as directed. The Okay. headline will be notable scholars. Scholars, exactly. But what we have to write? What we have to write as the answer? Answer is René Descartes, Voltaire. Come on the page number 3. Okay. Okay, so your headline is going to be notable scholars, right? And the answer is René Descartes, Voltaire, right? George Hegel. Then come on the page number 4. Leopold von Ranke, Karl Marx. This is your answer. Okay, thank you, miss. Welcome. Okay. So 3 लेक्चर पहले हम लोगों ने ये टॉपिक स्टार्ट किया था एंड हम इस टॉपिक में हम लोग ने बहुत सारी चीजें पढ़ी थी. सो हम लोग ने 3 मेथड्स देख लिए हिस्टोरिकल रिसर्च के, राइट? हिस्टोरिकल रिसर्च होता कैसे है, लेटरिंग स्टाइल एंड ऑल, फिर ऑथर की हैंडराइटिंग एंड ऑल, ये सब चीजें हम लोग ने देख ली. ट्रेडिशन ऑफ हिस्टोरियोग्राफी भी हम लोग ने देख लिया. पुराने जमाने में बैलेड, स्टोरी टेलिंग एंड ऑल, सिंगिंग सॉन्ग्स, ये सब चीजें होती थी. केव पेंटिंग, राइट? मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफी is based on 4 point. सबसे important point है anthropocentric. Modern historiography is an anthropocentric, right? फिर हम लोग ने Sumerian civilization के बारे में पढ़ लिया. फिर हम लोग ने हेरोडोटस का देख लिया. The Herodotus was a person जिसने modern historiography की शुरुआत की थी, but people were not aware of that. Next, scientific perspective. हम लोगों को देखने मिलता है कि धीरे धीरे लोगों का scientific पर्सपेक्टिव, हिस्ट्री लिखने के लिए हिस्टोरिकल रिसर्च में हम लोगों को देखने मिलता है लोगों का साइंटिफिक पर्सपेक्टिव डेवलप हो गया, स्पेशली इन द वेस्टर्न कंट्रीज, राइट? द वेस्टर्न कंट्रीज में एंटायर यूरोप. व्हेन आई टॉक अबाउट द वेस्टर्न कंट्रीज, इट्स ऑल अबाउट द यूरोपियन कंट्रीज. लाइक यहाँ पे अलग अलग स्कॉलर्स, फिलोसोफर्स उभर के आए एंड उन्होंने हम लोगों को देखने मिलता है कि हिस्ट्री लिखने का अपना अपना तरीका बताया, राइट? So notable scholars like Voltaire, then हम लोगों को देखने मिलता है रेने डिकार्ट, right? Now George William Hegels, Leopold von Ranke. Now कार्ल मार्क्स. कल हम लोगों ने यहाँ तक कार्ल मार्क्स तक पढ़ लिया था. हीगल की डायलेक्टिक थ्योरी बाकी है. I told you yesterday कि मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में हीगल की डायलेक्टिक थ्योरी के बारे में बताऊंगी, बिकॉज ये आपको आंसर भी है और मैं आपको इन डिटेल सब चीजें समझाने वाली हूँ. Now what is a dialectic theory, और हीगल की डायलेक्टिक थ्योरी क्यों बहुत ज्यादा फेमस हुई? Why people follow dialectic theory of the Hegel, and what is the dialectic theory? Now basically हम लोग अगर हीगल की बात करेंगे तो हीगल ने लोगों को, नो डाउट, when I talk about the Voltaire, when I talk about the René Descartes, ऐसे नहीं है कि उन लोगों ने हिस्ट्री नहीं लिखा है. उनका हिस्ट्री लिखने का तरीका अलग था. एट दैट टाइम, एट दैट मोमेंट जब उन्होंने हिस्ट्री लिखा था, तब उनका तरीका सही था, उनका तरीका गलत नहीं था. हम लोग ये नहीं बोल सकते कि उनका तरीका गलत था, बिकॉज yes, I told you there is no comparison. सब लोग अपने अपने टाइम स्पेस में थे और उस टाइम स्पेस में उनका हिस्ट्री लिखने का तरीका बहुत सही था, बट वक्त के हिसाब से, राइट? चेंज इज पार्ट ऑफ लाइफ. वक्त के हिसाब से हम लोगों को देखने मिलता है कि व्हेन इट कम्स टू एन चेंज, ऑब्वियसली चेंज इज कंपल्सरी. तो रेने डिकार्ट का एक अपना तरीका था हिस्ट्री लिखने का, बाद में वॉल्टेयर का एक अपना तरीका आया, फिर हीगल का अपना तरीका आया, लियोपोल्ड का अपना तरीका आया, कार्ल मार्क्स का अपना तरीका आया, राइट? एंड मिचेल फोकॉल्ट, जो आगे हम लोग जिनके बारे में पढ़ेंगे, उनका तरीका अलग था. तो कोई एक दूसरे को गलत नहीं बोल सकता, वो लोग अपने टाइम में सब बराबर थे. हाँ, बट हम लोगों को देखने मिलता है कि हिस्टोरिकल रिसर्च जो है वक्त के हिसाब से थोड़े से चेंज होते गए. सब लोगों ने अपने अपना तरीका बताया एंड वक्त के हिसाब से ये सब चीजें चेंज होने लग गई. नाउ व्हेन आई कम टू दिस येलो बॉक्स,
तो हम यहाँ पे प्रॉपर हीगल की थ्योरी के बारे में बताया गया है। हीगल की थ्योरी आज भी बहुत ज्यादा फेमस है। इट इज फेमस इन यूरोपियन कंट्रीज, स्पेशली इन वेस्टर्न कंट्रीज। ईच एंड एवरी हिस्टोरियन फॉलो हीगल्स थ्योरी, क्योंकि उन्होंने ह्यूमन माइंडसेट के बारे में बताया, इंसानों के माइंडसेट के बारे में बताया कि इंसानों का माइंडसेट होता कैसे है, राइट। Now, according to the Hegel, grasping the meaning of any event happens in the term of two direct opposite. Human mind cannot understand the true nature of that event without understanding the opposite. For example, true, false, good, bad, etc. In order to understand the true nature of one thing, true nature of thing, one needed to know both true and false, similarly good and bad. This method of analysis, which is based on opposite, is known as dialectic. In this method, a theory proposed at the beginning, which is called as antithesis. Then another theory is proposed, which is contrary to the thesis, it is called antithesis. After through a logical discussion of both, a new thesis is proposed, which include the gist of both the thesis and antithesis. This process of arriving at the new thesis is called as a synthesis. Now, सबसे पहले हम लोगों को देखने मिलता है हीगल क्या बोल रहा है। ये पैराग्राफ रीड करने के बाद you will get confused, मैम, what is true, false, thesis क्या होता है, antithesis क्या होता है, and all. Now, basically हम लोगों को देखने मिलता है thesis and antithesis। सबसे पहले हीगल की थ्योरी पे आते हैं। हीगल क्या बोलते हैं कि जब भी आप कोई इवेंट के बारे में सोच रहे हो, हिस्टोरिकल इवेंट के बारे में, लाइक इफ अगर सपोज मैं हिस्टोरियन हूँ और मैं किसी इवेंट के बारे में सोच रही हूँ, फॉर एग्जांपल इफ आई एम थिंकिंग अबाउट द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, इफ आई एम लाइक आई एम मच इंटरेस्टेड इन फर्स्ट वर्ल्ड वॉर फॉर एग्जांपल, और मुझे ऐसे लगता है कि मुझे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के ऊपर थोड़ा सा रिसर्च करके उसके ऊपर लिखना चाहिए, ऐसे मैं सोच रही हूँ, तो मैं उस इवेंट के बारे में सोचूंगी, राइट। वो इवेंट क्यों हुआ था, उसके ऊपर बहुत सारे डॉक्यूमेंट्रीज है, बहुत सारी मूवीज है, शॉर्ट फिल्म्स है, राइट। जो वो इवेंट हुआ था, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का इवेंट हुआ था, उस इवेंट के ऊपर हम लोगों को देखने मिलता है बहुत सारे, अगर मैं बात करूंगी तो बहुत सारे शॉर्ट फिल्म्स अवेलेबल है। तो शॉर्ट फिल्म्स की जब हम लोग बात करते हैं तो ऑब्वियसली व्हाट आई विल डू, मुझे रिसर्च करना है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर पे, एंड इट्स इन हिस्ट्री, राइट। और बेसिकली इसको हम लोग हिस्टोरिकल, आई मीन अगर हम लोग देखने जाएंगे तो इसको हिस्टोरिकल रिसर्च ही कहा जाएगा। तो मुझे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के ऊपर रिसर्च करना है, सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज कि मैं जितने भी शॉर्ट फिल्म्स हैं फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के ऊपर सब देखूंगी मैं, राइट। एंड फिर उसके बाद में व्हाट आई विल डू इज न्यूज़पेपर्स, तभी के जमाने के, ये ऑब्वियसली आज से 100 साल पहले न्यूज़पेपर्स हुआ करते थे, राइट। उस हादसे को कम से कम अगर हम लोग बोलेंगे 117 साल हो गए, 117 ईयर्स कंप्लीट हो गए फर्स्ट वर्ल्ड वॉर को शुरू होके, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर को खत्म होके 114 ईयर्स हो गए, राइट। तो 117 ईयर्स अगो हम लोगों को देखने मिलता है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जैसा हादसा हुआ था, ऑब्वियसली तभी न्यूज़पेपर्स थे। तो व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज कि मैं तभी के जमाने के, तभी के जमाने के न्यूज़पेपर्स, राइट, या अब ऑब्वियसली तभी के जमाने के लोग तो अभी जिंदा नहीं होंगे, बट उन्होंने अपने नेक्स्ट जनरेशन को तो स्टोरी पास ऑन किया होगा, तो मैं उनसे जाके पूछ सकती हूँ। उसके ऊपर बहुत सारी किताबें होंगी, मैं उसके ऊपर रिसर्च करूंगी, फिर मैं उसके ऊपर शॉर्ट फिल्म्स जो है वो देखूंगी, राइट। नाउ अब मैं जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के ऊपर लिखने वाली हूँ तो आई एम गोइंग टू राइट इन द लॉजिकल वे, राइट। हीगल क्या बोलते हैं कि जब भी हिस्ट्री लिखते हो ना तो उसको लॉजिकल मैनर्स में लिखो, लॉजिकल सेंस होना चाहिए, राइट। अगर हम लोग उसकी सबसे पहले हम लोग उसकी सच्चाई पे नहीं जा सकते, जब तक हम लोग बट अगर हम लोग बोलते हैं उसकी एक साइड है तो उसकी दूसरी साइड भी हो सकती है, राइट। हीगल का मानना ये है कि ह्यूमन माइंडसेट जो है इट इज लाइक ट्रू एंड फॉल्स, गुड एंड बैड, इसमें ज्यादा बिलीव करता है, राइट। व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, यहाँ पे जब मैं फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बारे में बात कर रही हूँ तो हीगल के थ्योरी को अगर मैं फॉलो करूंगी, इफ आई एम एन हिस्टोरियन और मैं हीगल की थ्योरी को फॉलो कर रही हूँ, तो व्हाट आई एम गोइंग टू डू, लाइक मैं उस इवेंट के ऊपर पूरा रिसर्च करूंगी। कौन सा इवेंट? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। अब मैं अपने दिमाग में ये मान के चलूंगी कि ये जो भी हादसा हुआ था इट्स ट्रू, राइट, सच है, क्योंकि इतनी सारी किताबें, इतने सारे शॉर्ट फिल्म्स एंड लोग इतना बोल रहे हैं, तो ये गलत नहीं हो सकता। बट मैं कैसे विश्वास कर लूं? बिकॉज नाउ आई एम 30 years old एंड आज से 117 साल पहले तो मैं जिंदा नहीं थी ना,
आई नेवर यूज्ड टू एग्जिस्ट, मतलब तभी तो मैं जिंदा नहीं थी या तभी मैं नहीं पैदा हुई थी, तो आई रियली डोंट नो कि वो हादसा हुआ था कि नहीं, मैंने अपनी आंखों से नहीं देखा है, सो आई रियली डोंट नो कि वो हादसा हुआ है या नहीं हुआ है, राइट। तो मेरे दिमाग में ख्याल क्या आने वाला है, मेरे दिमाग में यही ख्याल आएगा कि ऑब्वियसली ये हादसा नहीं हुआ है। आया ट्रू एंड फॉल्स, ये है हीगल की थ्योरी। लाइक डायलेक्टिक थ्योरी में हीगल ने क्या कहा है कि इंसान अगर एक इवेंट के बारे में सोचता है, मैं अभी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर इस इवेंट के बारे में सोच रही हूँ, राइट, कि ये हादसा हुआ था, क्योंकि मैंने बहुत सारी किताबें हैं उसके ऊपर शॉर्ट फिल्म्स देख लिया है, बट मेरे दिमाग में ये साइमल्टेनियसली और एक ख्याल आ रहा है, दैट इज कि इट्स अ फॉल्स, ये गलत है, ऐसा हादसा हुआ ही नहीं है, इतने कैसे लोग मारे गए, इतने कैसे सोल्जर्स हैंडीकैप हो गए, इतने कैसे इतना यंग क्राउड का कैसे डेथ हो गया, ये मेरे दिमाग में ऑब्वियसली क्वेश्चन आया है, एंड इस क्वेश्चन का कोई आंसर नहीं है मेरे पास, बिकॉज आई नेवर यूज्ड टू, मींस लाइक मैं तभी एग्जिस्ट नहीं करती थी, तो आई डोंट नो आया ट्रू एंड फॉल्स, गुड एंड बैड, एग्जैक्टली बट आई एम थिंकिंग कि लाइक ये हादसा हुआ था, राइट, एंड ये हादसा नहीं हुआ था, तो इट्स अ ह्यूमन टेंडेंसी, ये मैं अकेली नहीं सोचती हूँ, ऐसे सब लोग सोचते हैं, राइट। आई एम नॉट एन ओनली पर्सन की जो मैं ये सोच रही हूँ कि यस ये हादसा हुआ था एंड ये हादसा नहीं हुआ था, ऑब्वियसली ऐसे बहुत सारे लोग हैं कि जिन लोगों को ऐसे लगेगा कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जैसा हादसा हुआ नहीं था, जब तक उन लोगों के पास पूरा प्रूफ नहीं आएगा, राइट। तो हीगल यही बोलते हैं कि आप, हमारा ह्यूमन टेंडेंसी जो है वो दो डायरेक्शन में जाता है, ट्रू एंड फॉल्स, गुड एंड बैड। तो जब आप कोई इवेंट के बारे में पढ़ते हो तो आपको लगता है सच में ये हुआ था, राइट, बट आपको क्या करना है, लॉजिकल सेंस का अगर यूज करना है, लॉजिकली देखने जाएंगे तो उस फॉल्स बनना भी जरूरी है, मतलब क्या, यहाँ पे आपको गलत बनना भी जरूरी है, आपके दिमाग में ऐसा सवाल भी आना चाहिए कि मैं कैसे विश्वास कर लूं कि ये हादसा हुआ था या नहीं। हीगल क्या बोलते हैं, इफ आपको सच्चाई तक पहुंचना है ना, आप कोई भी इवेंट के ऊपर रिसर्च कर रहे हो, हिस्टोरिकल इवेंट के ऊपर रिसर्च कर रहे हो, राइट, नाउ एक पर्टिकुलर किताब पढ़ने के बाद ये बात साबित हो जाती है कि यस ये हादसा हुआ था, आई एम एन हिस्टोरियन, मैं हिस्टोरिकल रिसर्च कर रही हूँ और मैंने एक किताब पढ़ ली है, एंड मैं इस बात को अग्री करती हूँ कि यस ये पर्टिकुलर हादसा हुआ था, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जैसा हादसा हुआ था, बट मेरे पास यू नो व्हाट, मेरे दिमाग में ये भी ख्याल आएगा कि मैं इन बातों पे विश्वास कैसे करूं, राइट। तो मैं क्या करूंगी, यहाँ पे अपने लॉजिक का इस्तेमाल करूंगी, लॉजिक का इस्तेमाल करूंगी मतलब क्या, कि भाई तभी क्या क्या हुआ था, राइट। मैं फिर से एक बार बुक्स को गो थ्रू करने वाली हूँ, उसके रिलेटेड बहुत सारी किताबें पढ़ने वाली हूँ मैं, राइट, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के ऊपर और बहुत सारी रेफरेंस बुक्स होंगे, अलग अलग शॉर्ट फिल्म्स के अलावा भी बहुत सारी चीजें होंगी, राइट। तभी के जमाने के जो सोल्जर्स है उनके शायद बच्चे होंगे, अभी भी वो जिंदा होंगे, शायद उनके बच्चे या फिर उनके उनके बच्चों के बच्चे जिंदा होंगे, राइट। मैं सबसे एक एक पॉइंट पूछने वाली हूँ, राइट, आई एम गोइंग टू आस्क ईच एंड एवरीथिंग। तब के जमाने के ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स, न्यूज़पेपर, तो चलो न्यूज़पेपर वाले तो मैं ये बोलूंगी कि चलो कभी कभार वो लोग न्यूज को बड़ा करके भी बता दे, बट तभी के जमाने के ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स, राइट, होंगे ना, एग्रीमेंट्स बिटवीन जर्मनी एंड हम लोगों को देखने मिलता है रशिया, एग्रीमेंट बिटवीन द यूएसए, अमेरिका एंड जर्मनी, तो ये एग्रीमेंट के डॉक्यूमेंट्स अभी भी होंगे ना मौजूद, तो ऑब्वियसली मैं अगर सपोज वो देखूंगी तो मुझे विश्वास हो जाएगा कि ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जैसा हादसा हुआ था, राइट। तो मैं लॉजिकल सेंस में जा रही हूँ ना, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के ऊपर किताब पढ़ने के बाद मैंने ये मान लिया कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जैसा हादसा हो गया, राइट, बट आई डोंट हैव प्रूफ, मैं एक ही किताब रीड करने के बाद कैसे ट्रस्ट कर लूं, तो मैं उसके रिलेटेड बहुत सारी किताबें, तभी के जमाने के ऑफिशियल डॉक्यूमेंट सब रीड करने के बाद में, राइट, सब रीड करने के बाद में मुझे इस बात का विश्वास हो जाएगा कि यस फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जैसा हादसा हुआ था। तो हीगल यही बोलते हैं कि ह्यूमन टेंडेंसी क्या होती है, इस थ्योरी को भी जो मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किया, इसको डायलेक्टिक कहा जाता है, मतलब क्या, कि मैंने एक किताब पढ़ ली, मेरे दिमाग में ये ख्याल आया कि ये सब इवेंट इट्स ट्रू, बट मेरे दिमाग में नेगेटिव पॉइंट भी आने लगे कि ये गलत है, तो इस पूरे थ्योरी को और उससे ये मेरे दिमाग में जो गलत चीजें आने लगी कि ये गलत है, ये हादसा नहीं हुआ था, उससे मैं लॉजिकल, अपने लॉजिक का इस्तेमाल करूंगी और मैं हिस्टोरिकल रिसर्च जो है वो लॉजिकल सेंस में करने वाली हूँ, राइट। उससे क्या होगा, मेरा कंक्लूजन और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग और भी ज्यादा यू नो व्हाट मैं क्या बोलूंगी, ऑथेंटिक रहेगा, ऑथेंटिक मतलब सच, राइट। मैं जो भी हिस्टोरिकल सच रिसर्च करूंगी उसको अगर ईगल के डायलेक्टिक थ्योरी के मुताबिक अगर करने वाली हूँ मैं, राइट,
तो क्या होगा, मैं ट्रू एंड फॉल्स इन दोनों पॉइंट के ऊपर, इन दोनों पॉइंट को कंसिडर करूंगी और फिर मैं हिस्टोरिकल रिसर्च करूंगी, तो मेरा जो कंक्लूजन आएगा वो कंक्लूजन एकदम सच होगा, ऑथेंटिक होगा, राइट। दैट्स व्हाई हीगल की डायलेक्टिक थ्योरी जो है इसको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट दिया गया है, बिकॉज हीगल क्या बोलते हैं कि जब भी आप कोई भी फिलोसॉफिकल किताबें या हिस्टोरिकल रिसर्च करते हो, राइट, उसको लॉजिकल सेंस में उसका रिसर्च करो। अगर आपके दिमाग में पॉजिटिव पॉइंट आता है तो नेगेटिव पॉइंट आना भी जरूरी है, वरना सिर्फ पॉजिटिव पॉइंट पे अगर अड़े रहोगे तो भी आप वट गलत हो, और अगर सिर्फ नेगेटिव पॉइंट पे अड़े रहोगे तो भी आप गलत हो। तो इस हिसाब से हम लोगों को देखने मिलता है इस पूरे थ्योरी को हीगल ने डायलेक्टिक थ्योरी कहा है। अब इस मेथड को उन्होंने लिखा है, राइट, इस मेथड को उन्होंने लिखा है जिसको थीसिस कहा गया है। थीसिस, जहां पे ह्यूमन टेंडेंसी मतलब क्या, कोई भी हिस्टोरियन, यहाँ पे सिर्फ हम लोग हिस्टोरियन की बात कर रहे हैं क्योंकि हम लोग हीगल की डायलेक्टिक थ्योरी पढ़ रहे हैं, तो हम लोग सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं, हिस्टोरियन। जब भी हिस्टोरियन को हिस्टोरिकल रिसर्च करता है और वो सपोज फॉर एग्जाम्पल, चलो हम लोग अभी इंडियन माइथोलॉजी पे आते हैं। इंडियन माइथोलॉजी लाइक महाभारत, हिंदू माइथोलॉजी, राइट। मोस्ट ऑफ द, आप लोग गूगल पे जाओगे, मैं किसी कम्युनिटी के किसी कम्युनिटी को अपोज नहीं कर रही हूँ, बट मैं एग्जांपल दे रही हूँ आप लोगों को। When I talk about the महाभारत, right, most of the people ask the question कि महाभारत ये वॉर हुआ था क्या, क्या प्रूफ है इसका, राइट। तो मोस्ट ऑफ द पीपल ये बिलीव करते हैं कि ये हुआ था, तो ये क्या हो गया, थीसिस हो गया। थीसिस मतलब क्या, थीसिस एज एन अ ट्रू, मतलब उस पर्टिकुलर इवेंट को मैं सच मान रही हूँ, तो ये थीसिस में हीगल ने लिखा है। मतलब क्या, हीगल हैज नॉट रिटन अबाउट द महाभारत। मैं एग्जांपल दे रही हूँ आप लोगों को कि मैम, यस, एक्सक्यूज मी, वो अंशिका सिंह वेट कर रही है, आई मीन लॉक इन अ मीटिंग, तो उसने वो मुझे बोल रही, मैसेज की कि आप उसको अलाउ कर लो, आई मीन एडमिट कर लो। one second, बेटा एक मिनट। यू आर टॉकिंग अबाउट अंशिका, राइट? यस यस। बट बेटा आई एम नॉट अ होस्ट, जस्ट कांटेक्ट टू विद्या मैम ना बेटा। और ओके। ठीक है, जस्ट वन थिंग, विद्या मैम, माझा आवाज येतोय का विद्या मैम? ओके, बेटा just contact to Vidya ma'am because I'm not a host, so she's going to admit Anshika. ओके। Okay. You can do one thing, just tell to your parents to contact Vidya ma'am, so she will admit to Anshika. ऑलराइट। Okay, sorry, but I can't do anything. यस मिस, नो प्रॉब्लम। Okay, चलो, we'll continue. So, डायलेक्टिक थ्योरी तो हम लोगों को समझ में आ गई। अब थीसिस का मतलब क्या है, एंटीथेसिस का मतलब क्या है, साइंथेसिस का मतलब क्या है। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ थीसिस? थीसिस का मतलब, जब हम लोग यहाँ पे थीसिस की बात करते हैं, मैं कोई भी पर्टिकुलर इवेंट, चलो मैं महाभारत के बारे में आपको बाद में बताऊंगी, आई एम गोइंग टू टेल यू लेटर ऑन, लाइक इस पे हम लोग आते हैं, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का ही एग्जांपल लेते हैं। When I talk about the first world war, मेरे दिमाग में अगर सपोज मैं फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के ऊपर हिस्टोरिकल रिसर्च कर रही हूँ और मेरे वो बुक पढ़ने के बाद मेरे दिमाग में क्या आएगा, ये हादसा हुआ था, तो the story is true, ये सच है स्टोरी, गलत नहीं है ये स्टोरी, राइट। मेरे दिमाग में ये ख्याल आया, अब मैं उसके ऊपर लिखने वाली हूँ। मैं पूरा मतलब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के रिलेटेड जितने भी किताबें हैं, जितने भी डॉक्यूमेंट्रीज है, जो मेरा एक्सपीरियंस है, जो भी मैंने पढ़ा है या जो मुझे फील होता है, जो मेरे दिमाग में सब चीजें आई है, वो मैं सिर्फ एक बुक में लिखने वाली हूँ, राइट। तो मैंने क्या किया है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के ऊपर सब पॉजिटिव और सब सच पॉइंट लिखे हैं, तो दैट इज कॉल्ड थीसिस। एंटीथेसिस, एंटीथेसिस इज कॉन्ट्ररी टू द थीसिस। मतलब क्या भाई, थीसिस जो है उसमें सब ट्रू और पॉजिटिव पॉइंट है, एंटीथेसिस में जो है हम लोगों को देखने मिलता है सब नेगेटिव पॉइंट है। तो जब हीगल ने एंटीथेसिस लिखा था, तो एंटीथेसिस में हीगल ने क्या लिखा था कि अगर आप किसी पर्टिकुलर पॉइंट के बारे में, किसी इवेंट के बारे में सब सच ट्रू पॉइंट्स, अगर व्हाट आप बिलीव करते हो उस इवेंट के बारे में, तो आप सब उसके बारे में सच्चाई लिखोगे। बट जब आप उस इवेंट के बारे में कुछ व्हाट इवेंट को फॉल्स समझते हो या इवेंट को गलत समझते हो या वो इवेंट हुआ ही नहीं है, तो उसके सब नेगेटिव पॉइंट लिखने वाले हो आप, राइट। तो वो क्या हो गया, साइंथेसिस और सॉरी एंटीथेसिस।
जहां पे आप सब उस इवेंट के बारे में नेगेटिव पॉइंट लिखने वाले हो, एवरीथिंग नेगेटिव, तो दैट इज कॉल्ड एंटीथेसिस। अब इन दोनों का गिस्ट, इन दोनों का गिस्ट मतलब इन दोनों का कॉम्बिनेशन, वर्ड गिस्ट यहाँ पे बताया गया है, इन दोनों का कॉम्बिनेशन, थीसिस एंड एंटीथेसिस का कॉम्बिनेशन जो है इसको हम लोग साइंथेसिस बोलते हैं। साइंथेसिस एज इन कि एक ऐसी किताब जहाँ पे आपको एक पर्टिकुलर इवेंट के ऊपर पॉजिटिव पॉइंट भी मिलेंगे और नेगेटिव पॉइंट भी मिलने वाले हैं, राइट। नाउ आई कम टू द महाभारत, राइट। अब ये पूरा एक्सप्लेनेशन हो गया तो हम लोग महाभारत पे आते हैं। मोस्ट ऑफ द पीपल, राइट, हम लोगों को देखने मिलता है मोस्ट ऑफ द पीपल बिलीव दैट महाभारत ये वॉर नहीं हुआ था। मोस्ट ऑफ द पीपल बिलीव कि ये वॉर हुआ था, राइट। लॉजिकल सेंस में अगर हम लोग देखने जाएंगे तो मोस्ट ऑफ द लोग जो है वो सवाल पूछते हैं। ऐसे नहीं है कि वो लोग किसी कम्युनिटी के खिलाफ है, बट उनके दिमाग में ये सवाल आते हैं, राइट, और हम लोग रोक नहीं सकते। अगर कोई मुझे पर्सनली पूछे तो आई ट्रूली बिलीव कि ये वॉर हुआ था, क्योंकि उसके बहुत सारे प्रूफ है और तभी के जमाने के बहुत सारे यू नो व्हाट सिटीज जो है वो आज भी इंडिया में एग्जिस्ट करते हैं। सो यस, मैं ये बोलूंगी कि ये हुआ था वॉर, बट देयर आर मोस्ट ऑफ यू नो व्हाट, मेरा मोस्ट ऑफ द लोगों के साथ डिबेट होता है तो दैट पीपल सेज कि नहीं है ये वॉर हुआ नहीं था, कैसे पॉसिबल है। तभी के जमाने में तो लोगों के पूरे दुनिया की आबादी बहुत कम थी, पॉपुलेशन दुनिया का बहुत कम था, इट वाज लाइक 7.7 मिलियन समथिंग, और उसमें से 4.4 मिलियन लोगों की डेथ हो गई थी महाभारत के वॉर में, तो लॉजिकली ये कैसे पॉसिबल है। Means people people ask this question कि तभी के जमाने में मतलब जब महाभारत का वॉर हुआ था, that time the overall world's population was 7.7 million something, right? एंड तभी तो हम लोगों को देखने मिलता है अफ्रीकन कॉन्टिनेंट तो आया भी नहीं गया, किसी को अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के बारे में भी नहीं पता था कि अफ्रीकन कॉन्टिनेंट एग्जिस्ट भी करता है, एंड हम लोगों को ये देखने मिलता है कि people were not knowing anything about the African continent, और ओवरऑल वर्ल्ड का पॉपुलेशन इतना कम था, उसमें से महाभारत के वॉर में कम से कम अगर हम लोग ना भी बोलेंगे तो महाभारत के वॉर में अगर हम लोग देखते हैं तो कितने 4.4 मिलियन लोग मारे गए, तो मतलब आधे से ज्यादा पॉपुलेशन दुनिया का खत्म हो गया महाभारत के वॉर में। तो नाउ आई ट्रूली बिलीव कि महाभारत का वॉर हुआ था, so I'm going to write a thesis. The people who don't believe in the Mahabharata war, they are going to write about the antithesis. And इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन रहेगा, इन दोनों का जो हम लोगों को देखने मिलता है, इन दोनों के कॉम्बिनेशन को हम लोग साइंथेसिस बोलेंगे। दिस इज व्हाट वी कॉल्ड एज एन ईगल थ्योरी। ईगल थ्योरी क्या बोलती है? ईगल थ्योरी यही बोलती है कि जब हम लोग ह्यूमन टेंडेंसी की बात करते हैं तो देयर आर लॉट ऑफ पीपल इन द वर्ल्ड जो एक पर्टिकुलर इवेंट हुआ है ये बिलीव करते हैं, एंड देयर आर लॉट ऑफ पीपल हु बिलीव कि ये इवेंट हुआ ही नहीं है, राइट। तो ऐसे दोनों टाइप के लोग रहते हैं, बट जब हम लोग हिस्टोरिकल रिसर्च करते हैं, राइट, एक हिस्टोरियन जब हिस्टोरिकल रिसर्च करता है, अगर वो हीगल की थ्योरी को फॉलो कर रहा है तो उसके दिमाग में दोनों भी पॉइंट आने चाहिए। अगर वो कोई इवेंट पे रिसर्च करता है तो उसके दिमाग में ये आना चाहिए कि ये जो भी हादसा हुआ था ये सच है, बट ये गलत भी तो हो सकता है, तो ये गलत क्यों है इसके ऊपर अभी रिसर्च करो, राइट। तो दोनों का रिसर्च करके हम लोगों को ये दोनों का रिसर्च साथ में हुआ, मेरे माइंड में दोनों भी पॉइंट्स आए, तो दिस ओल्ड theory is called as in dialectic। जहां पे ट्रू पॉइंट लिखे जाते हैं उसको थीसिस बोलते हैं, जहां पे नेगेटिव पॉइंट लिखे जाते हैं उसको एंटीथेसिस बोलते हैं, एंड पॉजिटिव पॉइंट और नेगेटिव पॉइंट का जो कॉम्बिनेशन है उसको साइंथेसिस कहा जाता है। इज देयर एनी कंफ्यूजन? डायलेक्टिक किसी को नहीं समझ में आया, ऐसा कुछ है? एनीबॉडी? ओके, गुड। डाउट नहीं है, रिस्पॉन्स नहीं है आप लोगों का, मतलब आप लोगों को डाउट नहीं है। चलो, ये येलो बॉक्स जो है इसको ब्रैकेट में डालो, बिकॉज ये आपका आंसर, अगर आपके पास टेक्स्ट बुक है तो आपको ये पूरा येलो बॉक्स ब्रैकेट में डालना है, बिकॉज ये आपके का आंसर है। यस, कौन बोल रहा है? बेटा आपकी आवाज अटक रही है, आपकी आवाज बराबर नहीं आ रही है। कम इन द नेटवर्क बेटा। ओके, लेट मी चेक कौन बोल रहा है, कौन बोल रहा है, किसको डाउट है? यस, एनीवन? अभी कोई तो बोल रहा था बेटा, चैट भी कर सकते हो आप, चैटिंग के थ्रू भी बता सकते हो, यू कैन टेल मी।
ओके, नो रिस्पॉन्स, ठीक है। ओके, ठीक है, बाद में बेटा नेटवर्क में आओगे तब बताना आपका डाउट क्या है। मैं नेक्स्ट पॉइंट पे जा रही हूँ, लाइक एनुअल स्कूल, हम लोग उसके बारे में देखेंगे। एंड फिर हम लोग फेमिनिस्ट हिस्टोरियोग्राफी एंड मिचेल फोकॉल्ट के बारे में देखेंगे। Come on. Now I'll talk about the annual school. On the onset of 20th century, a new school of historiography arose in France, which is known as an annal school. Annal school gave a new direction to history. Writing it was to history, right? It was recognized now, sorry, that history is not only about the political event, king, great leaders, and accordingly politics, diplomacy, and war, but all also about the climate, local people, agriculture, trade, technology, means of communication, social divisions, and their collective psychology, etc. In the historical time, the annal school was started by the French historian. Now, what is the annal school? Annal school की अगर हम लोग बात करते हैं तो 20th century, मतलब हम लोगों को देखने में 20th century में इसकी शुरुआत हुई थी। एनल स्कूल क्यों फ्रांस में एस्टैब्लिश किया गया था, उसके पीछे की वजह क्या थी? न्यू हिस्टोरिकल रिसर्च या हिस्टोरिकल रिसर्च का एक नया मेथड लोगों के सामने लाना था। एनल स्कूल में बहुत सारे हिस्टोरियंस ने मिलकर ये स्कूल की शुरुआत की थी। वजह क्या थी स्कूल की शुरुआत करने की? हिस्ट्री लिखने के तरीके को चेंज करना था, या हिस्ट्री लिखने का या हिस्टोरिकल रिसर्च मेथड जो है उस मेथड को कहीं पे तो चेंज करना था। दैट्स व्हाई हम लोगों को देखने मिलता है कि ये सब चीजें हुई। Why annal school was been established? The reason was this कि कहीं पे तो historical research method जो है उसमें changes लाना बहुत ज्यादा जरूरी था, right? उसमें changes as in वही पुराने हम लोग तरीके नहीं फॉलो कर सकते ना। जैसे अभी हम लोग यहाँ पे मिचेल फोकॉल्ट की आइडियोलॉजी देखेंगे, हम लोग यहाँ पे नीचे फेमिनिस्ट हिस्टोरियोग्राफी में सिमोन डी बेवोर की आइडियोलॉजी देखेंगे। तो वक्त के हिसाब से चेंज इज कंपलसरी। हिस्टोरिकल रिसर्च में भी तो चेंज आना जरूरी है ना। वही पुराना हिस्टोरिकल रिसर्च मेथड हम लोग नहीं कैरी फॉरवर्ड कर सकते ना, या वही कंटिन्यू नहीं कर सकते। इट इज नॉट पॉसिबल, राइट? आज हम लोग इतने सारे मशीनरीज का इस्तेमाल कर रहे हैं, राइट? व्हाई वी आर यूजिंग दैट? तो हम लोगों को वही पुराने जमाने से ही पुराने जमाने की चीजों को फॉलो कर सकते हैं हम लोग। जैसे फॉर एग्जांपल या मम्मा यूज मिक्सर ग्राइंडर एट द टाइम ऑफ मतलब किचन के कामों के लिए। अगर हम लोग मम्मा को बोलेंगे कि नहीं आप वो पत्थर का इस्तेमाल करो एंड उसी पे व्हाट मसाला पीसो, कितना टाइम जाएगा? सो लॉजिकली हम लोग क्या सोचेंगे कि नहीं चलो ग्राइंडर है तो ग्राइंडर का मिक्सर ग्राइंडर का इस्तेमाल करते हैं। व्हाई टू यूज दिस व्हाट, ये सब चीजें क्यों यूज करनी है? तो पुराना ट्रेडिशन है, पुराना तरीका है ना, राइट? वही ना। तो एनल स्कूल का एनल स्कूल क्यों एस्टैब्लिश किया गया था? द रीजन वाज कि नया तरीका, नया हिस्टोरिकल रिसर्च मेथड, नए मेथड को जन्म देने के लिए, नए मेथड की शुरुआत करने के लिए एनल स्कूल वाज बीन एस्टैब्लिश्ड बाय सम फ्रेंच हिस्टोरियंस। अब उनका मानना ये था, whenever कोई भी हिस्टोरियन जब भी हिस्टोरिकल रिसर्च करता है, व्हाट दैट हिस्टोरियन इज गोइंग टू डू, वो सिर्फ किसी पर्टिकुलर किंग के बारे में या फिर उसके पॉलिटिकल इवेंट्स के बारे में या फिर उनके डिप्लोमेसी के बारे में या फिर वॉर के बारे में, इन सब चीजों के बारे में व्हाट, मतलब अगर हम लोग बोलेंगे तो इन सब चीजों के बारे में नहीं बताना है, राइट? जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे एग्जाम्पल दूं कि एनल स्कूल क्या बोलता है, चलो हम लोग एक एग्जाम्पल में इसको देखते हैं। I'll talk about the चंद्रगुप्त मौर्य, द ग्रेट चंद्रगुप्त मौर्य। हम लोगों को पता है अशोका दी ग्रेट, उनके ग्रैंडफादर चंद्रगुप्त मौर्य। सॉरी, नाउ हम लोगों को ये देखने मिलता है कि व्हेन आई टॉक अबाउट द चंद्रगुप्त मौर्य जो है ये एक्चुअल में राजा नहीं थे, इनको बनाया गया था। ये चाणक्य गुरु, हम लोग ने इनका नाम सुना है, राइट? आप लोगों ने सुना होगा या फर्स्ट टाइम सुन रहे हो? चाणक्य, ही वाज अ फेमस इकोनॉमिस्ट। हम लोगों को देखने मिलता है कि 3000 बीसीई में इंडिया में साउथ एशिया में सबसे बड़े इकोनॉमिस्ट करके और गुरु करके फेमस थे वाज अ चाणक्य गुरु। तक्षशिला यूनिवर्सिटी जो आज पाकिस्तान में है, राइट? इट्स एन हिस्टोरिकल प्लेस, अब वो हिस्टोरिकल प्लेस बन गया है। तो हम लोगों को देखने मिलता है तक्षशिला यूनिवर्सिटी, आज जो बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज है वैसे ही पहले तक्षशिला यूनिवर्सिटी इंडिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी हुआ करती थी एंड उसके वो चांसलर थे, डायरेक्टर थे।
तो ही वॉज अ फेमस इकोनॉमिस्ट, उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य को राजा बनाया। ही वॉज अ नॉर्मल, हम लोग भी जैसे आम इंसान थे चंद्रगुप्त मौर्य, बट उनमें कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बात देख के चंद्रगुप्त मौर्य को उन्होंने राजा बनाया। ना सॉरी, चंद्रगुप्त मौर्य को उन्होंने राजा बनाया, किसने? चाणक्य गुरु ने। यू विल वोंट बिलीव कि चाणक्य गुरु जो है, मतलब आज भी जब हम लोग चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में पढ़ते हैं तो हम लोग क्या पढ़ते हैं कि चाणक्य गुरु या फिर चंद्रगुप्त मौर्य वो कैसे राजा थे, या उनका पॉलिटिकल सिस्टम कौन गवर्न करता था, उनका पॉलिटिकल सिस्टम जो है उसका हम लोगों को देखने मिलता है कि उनको चंद्रगुप्त मौर्य जब उनका राज चलता था हमारे इंडिया पे, तब उनको पॉलिटिकल एडवाइस देने वाले चाणक्य गुरु थे, राइट। तो ही वॉज अ ग्रेट लीडर, राइट। ही वॉज लाइक, हम लोगों को देखने मिलता है उनके पास एक बहुत अच्छे मंत्री थे, दैट वाज अ चाणक्य गुरु, जो उनको हर एक चीज में चंद्रगुप्त मौर्य को एडवाइस देते थे, राइट। एंड बहुत सारे वॉर हुए जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य जो है, बहुत सारे बैटल्स हुए जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य हमेशा ही जीते हैं, कभी हारे नहीं, राइट। तो हम लोगों को ये देखने मिलता है कि जब उनके रिलेटेड हम लोग पढ़ रहे हैं, तो हम लोग, अभी मैंने आप लोगों को बताया, तो मैंने आप लोगों को क्या बताया? मैंने ये बताया आप लोगों को दैट चंद्रगुप्त मौर्य वाज अ गुड किंग, ही वाज अ ग्रेट लीडर, राइट। एंड तभी के जमाने में उनका पॉलिटिकल सिस्टम एंड इकोनॉमिकल सिस्टम बहुत अच्छा था। तो मैंने ये भी बताया कि उनमें यू नो व्हाट डिप्लोमेसी भी बहुत ज्यादा थी, सोच समझ के बात करना, सोच समझ के एक्ट करना, राइट। एंड हम लोगों को देखने मिलता है कि उनका पॉलिटिकल सिस्टम भी बहुत अच्छा था। बट मैं यहाँ पे आपको जो बता रही हूँ, तो मैं क्या बता रही हूँ, एक किंग के बारे में बता रही हूँ, वो कैसे रूलर थे वो बता रही हूँ, और उनका, उनकी सिटी कैसे थी, या उनका एम्पायर, सॉरी उनका एम्पायर कैसे था वो बता रही हूँ मैं। मैंने यहाँ पे कहीं पे भी जिक्र नहीं किया कि तभी के जमाने का क्लाइमेटिक कंडीशन क्या था, तभी के जमाने के लोगों की सोच क्या थी, तभी के जमाने का एग्रीकल्चर सिस्टम, ट्रेडिंग सिस्टम, टेक्नोलॉजी, मीन्स ऑफ ट्रेड, इन सब चीजों के बारे में मैंने बताया नहीं। एनुअल स्कूल यही तो बोलता है ना कि जब आप हिस्ट्री नरेट करते हो, हिस्ट्री लिखते हो, तो सिर्फ एक राजा के बारे में या उसके पॉलिटिकल सिस्टम के बारे में नहीं लिखना है, उसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं। जैसे मैंने आपको अभी चंद्रगुप्त मौर्य की स्टोरी नरेट की, तो मैंने सिर्फ आपको ये बताया ही वाज अ ग्रेट रूलर, राइट। उनका पॉलिटिकल सिस्टम बहुत अच्छा था, इनका इकोनॉमिक सिस्टम बहुत अच्छा था, बट मैंने आपको ये बताया नहीं कि उनके जमाने में जब वो राजा हुआ करते थे तब ट्रेड कैसे होता था, एग्रीकल्चर सिस्टम कैसे था, टेक्नोलॉजी कौन सी नहीं थी तभी के जमाने में, या हम लोग यू नो बट उनका हम लोगों को ये देखने मिलता है कम्युनिकेशन, मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, कौन सी भाषा में बात करते थे, तभी के जमाने के लोगों की सोच क्या थी, तभी के जमाने का सोशल डिवीजन कैसा था, कास्ट सिस्टम चलता था, क्लास सिस्टम चलता था, इन सब चीजों के बारे में, या लोकल पीपल कैसे थे, उन लोगों का रहन सहन कैसा था, खाना पीना कैसा था, उनका पहनावा कैसा था, ये तो मैंने आप लोग को बताया नहीं, राइट। तो एनुअल स्कूल यही बोलता है कि एनुअल स्कूल एस्टेब्लिश करने के पीछे की वजह यही थी कि हिस्ट्री जब लिखते हो या हिस्टोरिकल रिसर्च जब होते हैं, तो किसी राजा के बारे में नहीं लिखना है, या उसके पॉलिटिकल सिस्टम नहीं, उसके अलावा भी उस राजा के एम्पायर में, राइट, उस किंग के एम्पायर में जो लोकल पब्लिक थे उनके बारे में लिखो, उनके लैंग्वेज, कौन सी भाषा में बात करते थे उसके बारे में लिखो, एग्रीकल्चर के बारे में, ट्रेड के बारे में, इन सब चीजों के बारे में लिखो। वो एक्चुअल हिस्ट्री होती है। वी नो अबाउट द किंग, वी नो अबाउट यू नो व्हाट, उन लोगों के पॉलिटिकल सिस्टम्स के बारे में पता है, सब पता है हम लोगों को, बट उसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं जो बताना जरूरी है। तो एनुअल स्कूल एस्टेब्लिश करने के पीछे का मकसद यही था, राइट। नाउ आई talk about the feminist historiography, feminism, feminism ऐसे नहीं है कि सिर्फ मेल मेंबर्स ने हिस्ट्री लिखी है, देयर आर लॉट ऑफ फीमेल मेंबर्स जिन्होंने हिस्ट्री लिखी और आज उनकी हिस्टोरिकल किताबें बहुत ज्यादा फेमस है। Now I'll read this paragraph. Feminist historiography means the restructuring of history from the perspective of women. The writing of Simone de Beauvoir helped in establishing the fundamentals of feminism. She was French. The feminist historiography emphasized not only on inclusion of women in history, but also on the rethinking of the male-dominant perspective of history. It drew historical research to focus in depth on the various aspects of women's life, such as such as their employment, their role in the trade,
trade union, institution working for their causes, their family lives, etc. And the historical writing after 1990, the women were portrayed as an independent social class. Now, feminist historiography, I will talk about the Simone de Beauvoir. Simone de Beauvoir was a French historian. बेसिकली उनको फिलोसोफर कहा जाता है, फिलेंट्रोपिस्ट कहा जाता है उनको. सिमोन डी बोवियर जो है, शी इज एन ऑथर. उनका नाम आपको जरा अजीब लगेगा बिकॉज फ्रेंच नाम ऐसे ही होते हैं समवॉट, राइट. तो सिमोन डी बोवियर की अगर हम लोग बात करेंगे तो शी वाज अ पर्सन, हम लोगों को देखने मिलता है सबसे पहले तो शी वाज अ फिलोसोफर, शी वाज एन हिस्टोरियन एंड प्लस शी वाज एन फिलेंट्रोपिस्ट. तो हिस्टोरियन थी वो, राइट. हम लोगों को पता है उन्होंने बहुत सारी हिस्टोरिकल किताबें लिखी है, तो वो फिलोसोफर भी थी. प्लस हम लोगों को देखने मिलता है कि वो फिलेंट्रोपिस्ट, मतलब उनको समाज सेवा करना भी बहुत अच्छा लगता था. वो गरीबों की मदद करना, डोनेशन देना, फिर जो हैंडीकैप लोग हैं उनको मदद करना, अनाथ बच्चों को मदद करना, एंड जो औरत है जिनके ऊपर बहुत ज्यादा अत्याचार हो रहा है ऐसी औरतों को भी मदद करना, ये उनका मतलब हम लोग ये बोलेंगे कि उनको लगता था कि ऐसे लोगों की मदद करनी चाहिए. दैट्स व्हाई उनको फिलेंट्रोपिस्ट भी कहा गया है. एंड ही वाज अ गुड ऑथर, लाइक वो अच्छी किताबें भी लिखती थी. और हम लोगों को ये देखने मिलता है कि हम हिस्ट्री हम लोग उनके नजरिए से देखेंगे. मतलब अब तक हम लोगों ने जो पढ़ा है, वी हैव स्टडीड अबाउट द ऑल मेल स्कॉलर्स, वॉल्टेयर, हीगल, लियोपोल्ड, कार्ल मार्क्स, राइट. ये सब मेल स्कॉलर्स थे. सिमोन डी बोवियर वाज एन फीमेल स्कॉलर, और उन्होंने भी किताब लिखी है. एंड ऑब्वियसली इट इज, व्हाट, वो किताब में उन्होंने क्या बताया, वुमेन्स की सोशल क्लास के बारे में बताया, सोशल सिस्टम, लाइक सोशल क्लास, औरतों के ऊपर कैसे अत्याचार होता था. इट्स नॉट ओनली इन इंडिया, कि इंडिया में ही हम लोगों को देखने मिलता है. हम हमेशा बोलते हैं कि इंडिया में औरतों के साथ ऐसे होता है वैसे होता है, या फिर यहाँ पे उन लोगों को सेकेंडरी दर्जा दिया जाता है. इट्स रॉन्ग. मैं आपको बहुत कैजुअली बोल रही हूँ, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं इन सब चीजों को सपोर्ट कर रही हूँ. बट हम लोग इंडिया में बोलते हैं, बट बहुत सालों पहले ऐसा बाहर के कंट्रीज में भी होता था, राइट. अगर आज से 200-300 साल पहले, 200 साल पहले की भी अगर मैं बात करूँ, या आज से 100 साल पहले की भी मैं बात करूँ, तो हम लोगों को देखने मिलता है कि और यूरोपियन कंट्रीज में लड़की कितनी भी पढ़ी लिखी हो जाए, उनको 18 साल की उम्र में शादी करनी है एट एनी कॉस्ट, राइट. पढ़ी लिखी, वो कितनी भी पढ़ी लिखी हो, उनको फाइनली किचन ही संभालना है, राइट. ये सब चीजें होती थी 200 साल पहले, या आज से 150 ईयर्स अगो, 100 ईयर्स अगो. ये सब चीजें बहुत कॉमन थी, राइट. तो औरतों के ऊपर अत्याचार होना, राइट, सोशल स्टेटस नहीं था औरतों का, ये सब सिमोन ने बताया है. सिमोन की अगर हम लोग बात करेंगे, सिमोन डी बोवियर जो है, इन्होंने यही बताया था अपनी किताबों में, कि उन्होंने क्या बताया था कि द एंटायर सोसाइटी इज मेल डोमिनेटेड. मतलब क्या, इस पूरे सोसाइटी, ये पूरी जो वर्ल्ड में जितने भी सिटीज है, यहाँ पे ज्यादातर हम लोगों को मेल डोमिनेशन दिखाई दे, मेल डोमिनेशन दिखाई देता है. मतलब क्या भाई, सब लड़के ही हर चीज में आगे हैं, लड़कियां भी कर सकती है इफ दे विल गेट एन अपॉर्चुनिटी. और उन्होंने किताब लिखना स्टार्ट किया. तो उन्होंने किताब में लिखा कि लड़कियों की सोशल हालत क्या है, मतलब व्हाट, उनकी सोशल कंडीशन क्या है, कैसे लड़कियों पे पहले भी अत्याचार होता था, आज भी उनको सेकेंडरी दर्जा दिया जाता है, व्हाट, उनको मोस्ट ऑफ द जगह पे तो हम लोगों को देखने मिलता है कि उन लोगों को ऐसे देयर इज नो सिमिलैरिटीज, या हम लोगों को देखने मिलता है कि डिस्क्रिमिनेशन बहुत ज्यादा है. मेंस एंड वुमेन्स इक्वालिटी नहीं है, डिस्क्रिमिनेशन हद से ज्यादा है. तो ये सिमोन ने अपनी किताब में बताया था कि स्टिल देयर इज एन डिस्क्रिमिनेशन. और जब तक ये डिस्क्रिमिनेशन, पहले भी ये डिस्क्रिमिनेशन चलता था, आज भी मेल एंड फीमेल डिस्क्रिमिनेशन चलता है. जब तक ये डिस्क्रिमिनेशन नहीं हटेगा, तब तक चेंजेस नहीं आने वाले हैं, राइट. एंड हम लोगों को ये देखने मिलता है कि उन्होंने जैसे वी सेलिब्रेट इंटरनेशनल वुमेन्स डे. इंटरनेशनल वुमेन्स डे क्यों सेलिब्रेट किया जाता है, राइट. इंटरनेशनल वुमेन्स डे इसीलिए सेलिब्रेट किया जाता है क्योंकि उसी दिन 8 मार्च के दिन मोस्ट ऑफ द औरतों ने यूएस में क्या किया था, मोर्चा निकाला था कि हमारी सैलरी इंक्रीज करो. हमारे जो वर्कर्स थे उन्होंने कहा था कि हमारी सैलरी इंक्रीज करो, वरना हम लोग ऐसा ही मोर्चा कंटिन्यू करेंगे. एंड स्टिल हम लोगों को मैटरनिटी लीव मिलना चाहिए, राइट. या बच्चों के लिए अलग से एक रूम होना चाहिए जहाँ पे हम लोग हमारे बच्चों को भी रख सकते हैं और एक साइड में काम भी कर सकते हैं, राइट. हम लोगों को प्रेगनेंसी लीव मिलना चाहिए. ये यूएस की औरतों ने मोर्चा निकाला था 8 मार्च के दिन ही. एंड इसीलिए 8 मार्च हम लोग इंटरनेशनल वुमेन्स डे करके सेलिब्रेट करते हैं.
तो हम लोगों को देखने मिलता है कि यहाँ पे अगर हम लोग बात करेंगे तो पहले के जमाने में औरतों ने मोर्चा निकाला था। ये मोर्चा कम से कम 150 ईयर्स अगो निकला था यूएस में। तो ये आ गया ट्रेड यूनियन का किस्सा कि वहां के जो वर्कर्स थे और वो ट्रेड यूनियन के जो लीडर थे, राइट, शी वाज वुमेन, एंड उन्होंने मिलकर मोर्चा निकाला था। तो औरतें ट्रेड यूनियन में भी आ गई थी, सॉरी। एंड हम लोगों को देखने मिलता है कि औरतों की सोशल लाइफ कैसे उनको सेकेंडरी स्टेटस दिया जाता है, राइट, पढ़ाई लिखाई में, एम्प्लॉयमेंट में कैसे, आई मीन उनको जॉब जल्दी मिलते नहीं है या आफ्टर मैरिज उनके जॉब छूट जाते हैं, राइट, प्लस उनको सैलरी कम मिलती है कंपेयर टू द मेल एम्प्लॉय। तो ये सब चीजें जो है सिमोन ने अपनी किताब में बताई और उन्होंने लोगों का नजरिया ही बदल दिया। उन्होंने ये कहा कि जब भी आप हिस्ट्री लिखते हो तो आप पुराने पास्ट इवेंट्स के बारे में लिखते हो, पुराने राजाओं के बारे में लिखते हो, तो अभी हिस्ट्री जो है वो फीमेल पर्सपेक्टिव, मतलब क्या, लड़कियों के नजरिए से। तो पुराने जमाने में जब राजाओं का राज चलता था तब भी औरतों के ऊपर कितना अत्याचार होता था, एंड आज भी कितना औरतों के ऊपर अत्याचार होता है, ये भी बहुत मैटर करता है। बहुत कम ऐसे रूलर्स थे जिन्होंने औरतों के ऊपर कभी अत्याचार होने नहीं दिया, दैट शिवाजी महाराज, राइट। हम लोगों को देखने मिलता है कि उनके दौर में कभी ये चीजें हुई नहीं। सो बेसिकली हम लोगों को देखने मिलता है कि उन्होंने यही सब चीजें सिमोन ने बताई है। उन्होंने क्या बताया कि हम लोग राजाओं के बारे में, सबके बारे में बोलते हैं, बट फीमेल पर्सपेक्टिव के हिसाब से कभी हिस्ट्री लिखोगे तो आप लोगों को वो ट्रांजिशन, वो चेंज समझ में आएगा कि कैसे औरतों के ऊपर पहले अत्याचार होते थे। विडो रीमैरिज का कॉन्सेप्ट नहीं था, सती प्रैक्टिस था, या फिर उनको पढ़ाई लिखाई नहीं, उनको सोसाइटी में उनका कोई स्टैंडर्ड नहीं था, ये सब चीजें जो होती थी। आज कई हद तक ये सब चेंज हो गया है, बट स्टिल वुमेन्स आर लाइक, उनका सेकेंडरी स्टेटस ही है, उनको सेकेंडरी स्टेटस ही दिया जाता है। Now, next is I'll talk about the Michel Foucault. Michel Foucault के बारे में बात करेंगे 1926 to 1984. The French historian of 20th century, Michel Foucault. इनका नाम थोड़ा सा लड़कियों की तरह लगता है, मिचेल। मिचेल बेसिकली लड़कियों का नाम होता है। Michel Foucault brought the French historians of 20th century. Michel Foucault brought forth a new concept of historiography. He, in his book Archaeology of Knowledge, argued that the prevailing practice of arranging historical event in chronological order is not right. He drew attention to the fact that archaeology does not strive to reach the ultimate historical truth, but attempt to explain various transitions in the past. Foucault felt that explaining the transition in history is more important. He called his method the archaeology of knowledge. Foucault subjected that so far unacknowledged area by historians such as psychological disorders, science of medicines, prisons, administration, etc., to historical analysis. Thus, the scope of historiography kept continuously expanding. Writing of histories of various subjects like literature, architecture, sculptures, drawings and paintings, music, dance, drama, films and televisions, etc., came into practice. Michel Foucault. Michel Foucault, a famous historian, फ्रेंच हिस्टोरियन, इनका नजरिया अलग था और अब तक के हम लोगों को देखने मिलता है। ये सबसे फेमस हिस्टोरियन, या फिर मैं बोलूंगी कि अभी के जमाने के लेटेस्ट हिस्टोरियन हम इनको बोल सकते हैं। When I talk about this person, मैं इनके बारे में अगर बात करूंगी, इनका पर्सपेक्टिव या इनका नजरिया थोड़ा अलग था। वो कैसे? मिचेल फoucault ये मानते थे कि हिस्ट्री जो है, उनकी बेसिकली जो किताब है आर्कियोलॉजी ऑफ नॉलेज में उन्होंने बताया है कि हिस्ट्री को सिर्फ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में सेट नहीं करना है। अब यहाँ पे हम लोग वोल्टेयर की पॉइंट पे डिबेट करेंगे। वोल्टेयर ने क्या कहा था? हिस्ट्री शुड बी सेट इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। अब यहाँ पे फoucault क्या बोलते हैं? हिस्ट्री को हमेशा, हिस्टोरिकल इवेंट को हम लोग क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में सेट नहीं कर सकते। इसके ऊपर पता है फoucault ने डिबेट किया था। फoucault ने ये कहा था कि हमेशा अरेंजिंग हिस्टोरिकल इवेंट इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर इज नॉट राइट, क्योंकि हम लोग हर एक इंसिडेंट्स को रिलेट तो नहीं कर सकते ना, राइट। वी कैन नॉट रिलेट। हम लोग हर एक इंसिडेंट के ये हादसा हुआ था, उसकी वजह से वो हादसा हुआ, उसकी वजह से वो हादसा हुआ, उसकी वजह से वो हादसा हुआ। ऐसे हमेशा तो नहीं होता है ना कि बाबा एक हादसा हुआ तो वो हादसे की वजह से दूसरा हादसा हुआ, दूसरे हादसे की वजह से तीसरा हादसा हुआ। नो, इट्स नॉट लाइक दैट। हमेशा ऐसा नहीं होता है। सब हादसे अलग अलग होते हैं, राइट। हम लोगों को देखने मिलता है सब जितने भी हादसे हैं वो सब अलग अलग होते हैं।
तो हम लोग उसको रिलेट नहीं कर सकते एक दूसरे के साथ। तो क्रोनोलॉजी में हमेशा हिस्ट्री को क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में सेट करना इट्स नॉट पॉसिबल। नाउ हिस्टोरिकल ट्रूथ अगर जान के लेना है, जो भी हिस्टोरिकल इवेंट के बारे में अगर आप लोग रिसर्च कर रहे हो, तो उसका सच अगर जान के लेना है तो व्हाट यू हैव टू डू, सच अगर जान के लेना है तो सबसे पहले क्या करो कि भाई उसके ट्रांजिशंस को देखो। ट्रांजिशन मतलब चेंज को देखो, चेंज नोटिस करो। व्हाट आई टोल्ड यू, चेंज इज अ पार्ट ऑफ लाइफ, राइट। नाउ द थिंग इज दिस कि चेंज इज अ पार्ट ऑफ लाइफ, तो हम लोगों को यहाँ पे क्या देखने मिलता है कि ऑब्वियसली जमाना बदलते गया है, जमाना वक्त के हिसाब से बदलता है। हम लोगों को देखने मिलता है एक एरा खत्म हो गया दूसरा एरा लगता है। एक हम लोगों को अगर बोलेंगे एक डिकेड खत्म हुआ तो दूसरा डिकेड आता है, राइट। या फिर हम लोगों को देखने मिलता है एक 100 साल का टाइम स्पैन खत्म हो गया तो दूसरे 100 साल का टाइम स्पैन शुरू हो जाता है। तो जमाना बदलता है। पहले हिस्ट्री लिखने का तरीका केव पेंटिंग, स्टोरी टेलिंग, सिंगिंग सॉन्ग्स एंड ऑल था। आज भी हम लोग उसी चीजों को फॉलो करते हैं? नहीं, बिकॉज तभी के जमाने में सोर्सेज नहीं थे, हमारे पास पेन नहीं, पेंसिल नहीं, या फिर हमारे पास पेपर्स नहीं अवेलेबल थे। हम लोग उसको स्टोर करके रखने के लिए हमारे पास कोई भी इक्विपमेंट्स नहीं थे। आजकल के जमाने में ऐसा है नहीं है। आजकल के जमाने में हम लोगों को पेन और पेपर्स की भी जरूरत नहीं है। वी हैव अ लैपटॉप, वी हैव कंप्यूटर्स विद अस, जहाँ पे हम लोग एक छोटी सी फाइल में सब पूरा डेटा जो है, राइट, हजारों एमबी का डेटा हम लोग स्टोर करके रख सकते हैं। तो यहाँ पे चेंज हो गया, चेंज दिखाई दे रहा है हम लोगों को। वही फौकॉल्ट क्या बोलते हैं कि जब भी आप हिस्टोरिकल रिसर्च करते हो, जब भी आप हिस्ट्री पढ़ते हो या आप हिस्टोरिकल इवेंट के बारे में सोचते हो, तो चेंज के बारे में देखो, राइट। कि जैसे फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में अगर फाइटर प्लेन्स का इन्वेंशन हुआ था, सबमरीन्स का यूज किया गया था, फाइटर प्लेन्स का यूज किया गया था, तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में न्यूक्लियर वेपन्स का यूज किया गया था। तो हम लोग अगर फौकॉल्ट की थ्योरी को फॉलो करेंगे तो हम लोगों को यहाँ पे चेंज दिखाई देगा। जैसे फौकॉल्ट बोलते हैं, आर्कियोलॉजी ऑफ नॉलेज में फौकॉल्ट ने कहा है लुक अपॉन द चेंज। यहाँ पे हम लोग चेंज देखेंगे। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ तो उसमें नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया था, बट जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ तो उसमें और भी ज्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया था। तो यहाँ पे क्या बोलते हैं, इन ट्रांजिशंस को नोटिस करो। जब इन ट्रांजिशंस को, इन चेंज को नोटिस करते हो, तब आप लोगों को समझ में आएगा कि एक्चुअल हिस्ट्री क्या है। तो हिस्ट्री हमेशा क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में सेट करना, राइट, इट्स नॉट एन प्रॉपर आइडिया। उनका मानना ये है कि कोई भी हिस्टोरिकल रिसर्च जब भी होता है तो वो उस पर्टिकुलर हिस्टोरिकल कोई भी इवेंट के बारे में जब स्टडी करते हो तो उसको एकदम डीपली स्टडी करो, उसको समझो और चेंज देखो, एंड फिर कंक्लूजन पे आओ कि यस पास्ट में ये हादसा हुआ था, राइट। फौकॉल्ट ऐसे बंदे थे कि उन्होंने बहुत सारी चीजें जो है, नई चीजें हिस्ट्री में बहुत सारी नई चीजों का इन्वेंशन किया। मतलब क्या, फौकॉल्ट ने सिर्फ किंग्स, रूलर्स के बारे में या उनके इकोनॉमिक और पॉलिटिकल सिस्टम के बारे में नहीं बताया। फौकॉल्ट वाज यू नो व्हाट फौकॉल्ट इज, हम लोगों को देखने को मिलता है इज अ काइंड ऑफ हिस्टोरियन की जिन्होंने हिस्ट्री में नए सब्जेक्ट्स को जन्म दिया, नए सब्जेक्ट्स हम लोगों को बताए। जैसे फॉर एग्जांपल साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर, राइट। पहले के जमाने में लोग साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर को भूत बाधा बोलते थे। लाइक जैसे फॉर एग्जांपल कि अगर सपोज एक बंदा यू नो व्हाट अपने एक्चुअल आइडेंटिटी को छोड़ के दूसरे आइडेंटिटी में, आई मीन दूसरे इंसान की तरह बात कर रहा है, तो उसको भूत बाधा कहा जाता है। स्टिल इन इंडिया पीपल बिलीव दैट, राइट। बट उन्होंने ये कहा था दिस इज जस्ट एन साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर, उसके बारे में उन्होंने पूरी किताब लिखी है, राइट। दैट इज हम लोगों को देखने मिलता है कि एसोसिएटेड आइडेंटिटी डिसऑर्डर, राइट। मतलब क्या कि एक इंसान के दिमाग में थोड़ी सी गड़बड़ होती है जिसकी वजह से वो अपनी एक्चुअल आइडेंटिटी भूल के दूसरी आइडेंटिटी में चला जाता है, राइट। तो साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर के बारे में उन्होंने बताया था। मोस्ट ऑफ द पीपल यू नो व्हाट जो मेंटली रिटार्डेड होते हैं, मतलब हम लोगों को देखने मिलता है कि वो इतने, मतलब अगर हम लोग बोलेंगे कि वो उतने दिमाग उनका उतना काम नहीं करता है, राइट। तो उसके बारे में उन्होंने बताया ये साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर क्यों है। तो ये भी उन्होंने एक चीज हिस्ट्री में डाली है। साइंस ऑफ मेडिसिन के बारे में उन्होंने बताया कि मेडिसिन जो आज हम लोग एलोपैथी को फॉलो करते हैं, इसके डीप रूट कहाँ पे है, मेडिसिन की हिस्ट्री क्या है, या मेडिसिन की शुरुआत कहाँ से हुई थी। नेक्स्ट हम लोगों को देखने मिलता है प्रिजनर एडमिनिस्ट्रेशन। आज जो फांसी की सजा होती है, उम्र कैद की सजा होती है, ये सिलसिला शुरू कहाँ से हुआ, ये कॉन्सेप्ट कहाँ से शुरू हुआ, इसके बारे में भी उन्होंने स्टडी किया और हिस्ट्री में एक नया पॉइंट उन्होंने डाला है। तो हिस्टोरिकल रिसर्च करते वक्त फौकॉल्ट ने बहुत सारे सब्जेक्ट्स के ऊपर ध्यान दिया और उन सब सब्जेक्ट्स को हिस्ट्री में ऐड किया।
उसके अलावा फोकॉल्ट ने क्या कहा था पता है, कि हिस्ट्री जो है उसका स्कोप बहुत वास्ट है। हिस्टोरियोग्राफी जो है, लाइक इसका स्कोप हमेशा हम लोगों को देखने में मिलता है, ये एक्सपांड होते ही रहता है। हिस्ट्री लिखने का जो हिस्टोरियोग्राफी है, राइट, इट्स कीप ऑन एक्सपांडिंग। इसका स्कोप जो है हमेशा एक्सपांड होता है। हिस्ट्री हम लोग सिर्फ पुराने इवेंट्स के ऊपर नहीं हिस्ट्री लिखेंगे, हम लोग लिटरेचर्स के ऊपर हिस्ट्री लिख सकते हैं। हिंदी लिटरेचर, मराठी लिटरेचर, उर्दू लिटरेचर, इंग्लिश लिटरेचर, फ्रेंच लिटरेचर, राइट। फिर उसके बाद में संस्कृत लिटरेचर है, ब्राह्मणी लिटरेचर है, इन सब लैंग्वेजेस के ऊपर लिटरेचर, इन लैंग्वेजेस की शुरुआत कहाँ से हुई, ये भी हिस्ट्री में आता है। आर्किटेक्चरल वर्क, पुराने जमाने के बिल्डिंग्स, पुराने जमाने के मॉन्यूमेंट्स, ये भी हिस्ट्री में आता है। स्कल्पचर्स, पुराने जमाने के मूर्तियां या मूर्तियां आज हम लोग बनाते हैं, ये सिलसिला कहाँ से शुरू हुआ। ड्राइंग एंड पेंटिंग, आज हम लोग इतना ड्राइंग्स एंड पेंटिंग्स, टैटू बनाए जाते हैं, ये सिलसिला कहाँ से शुरू हुआ, राइट। नेक्स्ट हम लोगों को देखने मिलता है म्यूजिक एंड डांस। आज हम लोग, यू नो व्हाट, देयर आर लॉट ऑफ स्टाइल ऑफ लॉट ऑफ मतलब डांसिंग के भी अलग अलग स्टाइल है। फ्री स्टाइल डांसिंग, सालसा, जाइव, बॉलरूम डांस, इतने सारे, भरतनाट्यम, कथकली, ये सब चीजें हैं। बट ये डांसिंग का ट्रेडिशन आया कहाँ से? ड्रामा, बॉलीवुड की शुरुआत कहाँ से हुई, हॉलीवुड की शुरुआत कहाँ से हुई, फिल्म्स कहाँ से आए, थिएटर्स कहाँ से बने, राइट। टेलीविजन की शुरुआत कैसे हुई। तो माइकल फोकॉल्ट ने इन सब चीजों के ऊपर भी ध्यान दिया है। एंड आप ये साल के टेक्स्ट बुक में ये सब चीजें पढ़ने वाले हो। ओके, अब तक जो मैंने आप लोगों को पढ़ा है उसमें कुछ डाउट है? एनीबॉडी? एनीवन? किसी को कुछ डाउट? ओके, डाउट है तो बच्चा लोग आप लोग पूछ सकते हो मुझे, बिकॉज अगर आपको डाउट नहीं है तो मैं आपको आंसर्स देना स्टार्ट कर रही हूँ, राइट। डाउट है तो पूछ लो मुझे, वरना व्हाट आई विल डू इज कि यहाँ पे जो आपके एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन है, डायलेक्टिक, एनल स्कूल ले, फटाफट मैं इसके आंसर्स दे दूँ आपको। मतलब आज ही टॉपिक खत्म हो जाएगा एंड फिर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में सेकेंड टॉपिक के ऊपर जा सकते हैं। किसी को कुछ डाउट नहीं है? कोई भी डाउट नहीं है? मैं फिर से एक बार पूछ रही हूँ, किसी को कोई डाउट नहीं है? अनम्यूट करके पूछ सकते हो आप लोग। नहीं। ओके, गुड, चलो अच्छा, डाउट नहीं है। सो व्हाट वी विल डू इज, अगर कोई वर्ड का मतलब वगैरह भी नहीं समझ में आया ना, अभी आपको शायद डाउट नहीं नहीं आएगा, राइट। जब आप इसके आंसर्स पढ़ोगे, आज मैं आपको इसके आंसर्स दूंगी और आपको होमवर्क भी दिया जाएगा। सो व्हाट आई विल डू इज कि मैं आपको आंसर्स देती हूँ, फिर आपको होमवर्क मिलेगा। आप इसके आंसर्स जब रीड करोगे, राइट, तो मे बी आपके दिमाग में डाउट आ सकते हैं, एट दैट टाइम यू कैन आस्क मी, राइट। तो रीडिंग, आंसर रीड करने के बाद हो सकता है कि आपको डाउट आ सकता है। नाउ सबसे पहले तो ये फिल इन द ब्लैंक्स जितने भी ऑब्जेक्टिव है, जैसे ये फ्लो चार्ट जो आपको दिखाई दे रहा है। One of the girls, she asked me, ma'am, notable scholar is in headline, so what is an answer of notable scholars, राइट। तो ये आपको यहाँ पे फ्लो चार्ट, कॉन्सेप्ट चार्ट दिया गया है, ये आपका होमवर्क है और मैंने आपको ऑलरेडी आंसर बताया है, तो ये आप लोग खुद करोगे। कॉन्सेप्ट चार्ट, फिल इन द ब्लैंक्स भी आप लोग खुद करने वाले हो, राइट। ये इतना तो हम लोग कर ही सकते हैं। नेक्स्ट इज आइडेंटिफाई द रॉन्ग पेयर। ये आइडेंटिफाई द रॉन्ग पेयर भी आप अपने अपने आई मीन आप खुद कर सकते हो, राइट। नेक्स्ट 2.2 पे आ जाओ, एक्सप्लेन द फॉलोइंग कॉन्सेप्ट, डायलेक्टिक, राइट। सो इसका आंसर मैं आपको अभी आंसर दे रही हूँ। सबके पास टेक्स्ट बुक है? कोई ऐसा है जिसके पास टेक्स्ट बुक नहीं है? एनीवन? ओके, मैं, आकांक्षा आपके पास टेक्स्ट बुक है बेटा? दर्शन, दिविशा, राइट, Yes, जोशन, yes. ओके, सबके पास है। चलो फिर, दैट्स गुड। चलो अब हम लोग एक्चुअल आंसर्स पे आते हैं। मैं फटाफट आपको आंसर्स देती हूँ। एक्सप्लेन द फॉलोइंग कॉन्सेप्ट, डायलेक्टिक, राइट। 2.1 डायलेक्टिक। डायलेक्टिक के लिए आपको आना है हीगल थियरी पे, राइट। तो उसके लिए आपको आना है पेज नंबर, दैट इज पेज नंबर 4 पे आ जाओ फटाफट। आपके पास टेक्स्ट बुक है तो टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 4 पे आ जाओ, और पेज नंबर 4 पे आपको ये येलो बॉक्स दिखाई दे रहा है, राइट। ये आपको जो येलो बॉक्स दिखाई दे रहा है ना,
ये पूरा येलो बॉक्स आपका आंसर है, ये पूरा, बिकॉज दिस इज द एंटायर येलो बॉक्स इज अ डायलेक्टिक थियरी। अब आप लोग बोलोगे कि मैम एज नोन एज डायलेक्टिक, यहाँ तक ही हमारा आंसर है, नहीं, पूरा येलो बॉक्स आपका आंसर है। डायलेक्टिक 2.1, क्वेश्चन नंबर 2.1 डायलेक्टिक, इसका आंसर पेज नंबर 4 का जो राइट लेफ्ट हैंड साइड की तरफ जो येलो बॉक्स है, ये पूरा येलो बॉक्स आपका आंसर है। डन, समझ गया आप लोगों को? कंफ्यूजन है? No. No. Okay, चलो नाउ अभी मैं स्क्रॉल करके नीचे आती हूँ, एंड नेक्स्ट इज एनल स्कूल। एनल स्कूल के लिए आपको आना है पेज नंबर 5 पे। पेज नंबर 5 पे जो आपको एनल स्कूल का पैराग्राफ दिखाई दे रहा है आपकी स्क्रीन पे, राइट, दैट एंटायर पैराग्राफ, एनल स्कूल एट द ऑनसेट ऑफ 20th सेंचुरी, वहां से लेकर एनल स्कूल वाज स्टार्टेड बाय फ्रेंच हिस्टोरियन, यहाँ तक आपके 2.2 का आंसर है। यहाँ तक आपके 2.2 का आंसर है। समझ में आया? Yes, miss. कंफ्यूजन? ओके, No. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं, दैट इज आंसर द सॉरी एक्सप्लेन द फॉलोइंग विद इट्स रीजन। 3.1 historical research were driven to the focus in depth on the various aspects of human life। इस क्वेश्चन का 3.1 क्वेश्चन अभी मैंने रीड किया है, हिस्टोरिकल रिसर्च वेयर ड्रिवन टू द फोकस इन डेप्थ ऑन द वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ वुमेन्स लाइफ। इसका आंसर पेज नंबर 5 पे है। पेज नंबर 5 पे आ जाओ फटाफट। पेज नंबर 5 पे फेमिनिस्ट हिस्टोरियोग्राफी का ये पैराग्राफ दिखाई दे रहा है आप लोगों को, पेज नंबर 5, राइट, पेज नंबर 5, feminist historiography, starting from the first line, feminist historiography means the restructuring, वहां से लेकर social class, right, ये आपका आंसर है 3.1 का, ये आपका आंसर है 3.1 का। समझ में आया? Yes, miss. Yes, miss. Okay, next question 3.2, Foucault called his method the archaeology of knowledge। 3.2 क्वेश्चन फिर से रिपीट कर रही हूं मैं। Foucault called his method the archaeology of knowledge। इसका आंसर भी पेज नंबर 5 पे है। पेज नंबर 5 पे आ जाओ फटाफट ना। अब पेज नंबर 5 पे आप लोग आ गए। पेज नंबर 5 पे मिचेल फोकोल्ट का पैराग्राफ दिखाई दे रहा है आप लोगों को। द फ्रेंच हिस्टोरियन ऑफ 20th सेंचुरी, मिचेल फोकोल्ट, right, starting from the first line, the French historian of 20th century Michel Foucault। यहाँ से आपके आंसर की शुरुआत हो रही है, आपका आंसर खत्म हो रहा है। फोकोल्ट का फोटो है ना, वहां से नीचे थर्ड लाइन देखो, द आर्कियोलॉजी ऑफ नॉलेज। आंसर कहाँ पे खत्म हो रहा है? मिचेल फोकोल्ट का फोटो है, राइट, फोटो के नीचे देखो, एकदम नीचे देखोगे, द आर्कियोलॉजी ऑफ थर्ड लाइन देखो, फोटो के नीचे थर्ड लाइन देखो, द आर्कियोलॉजी ऑफ नॉलेज। यहाँ पे आपका 3.2 का आंसर खत्म हो रहा है। 3.2 का आंसर शुरू कहाँ से हो रहा है? द फ्रेंच हिस्टोरियन ऑफ 20th सेंचुरी, वहां से आपका 3.2 का आंसर शुरू हो रहा है। तो 3.2 का आंसर खत्म कहाँ पे हो रहा है? तो 3.2 का आंसर खत्म हो रहा है मिचेल फोकोल्ट के फोटो के नीचे जो थर्ड लाइन है, आर्कियोलॉजी ऑफ नॉलेज। यहाँ पे आपका 3.2 का आंसर खत्म हो रहा है। एनी कंफ्यूजन? No, ma'am. ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बहुत ही छोटा है। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 25 to 30 वर्ड। 4.1 व्हाट इज हिस्टोरियोग्राफी? आई विल रिपीट द क्वेश्चन, व्हाट इज हिस्टोरियोग्राफी? 4.1। इस क्वेश्चन का आंसर पेज नंबर 2 पे आप लोगों को दिखाई देगा। पेज नंबर 2 पे आ जाओ। मैं भी स्क्रॉल करके फटाफट पेज नंबर 2 पे आ रही हूँ ना। अब हम लोग आ गए 2 पे। 2 पे मैम, यस, मेरे टेक्स्ट बुक में ऐसा क्वेश्चन नहीं है। Miss, even in my textbook, it's not there. Yes, miss. do you have textbook with you or it's in PDF?
Miss, I've got textbook. textbook. Currently, you have textbook with you. Okay. Add this question. What is historiography? I think it's an old textbook, or I think it's a new textbook. I don't know exactly. I don't know. But पुराने textbook में तो ये question है. नए textbook में शायद ये question नहीं रहेगा. सो अभी जो फिलहाल का, क्योंकि लास्ट ईयर भी ये प्रॉब्लम हुआ था, लास्ट ईयर के भी बहुत सारे बच्चों ने मुझे कंप्लेन किया था कि मैम ये मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस हमारे एक्सरसाइज के पेज पे रहते है ही नहीं या होते नहीं है. तो जिनके टेक्स्ट बुक में ये क्वेश्चन है वो क्वेश्चन ऐड करेंगे. व्हाट इज हिस्टोरियोग्राफी? क्वेश्चन नोट डाउन कर लो. व्हाट इज हिस्टोरियोग्राफी? तब तक मैं रुकती हूँ. आपका नोट करके हो गया तो मुझे बोलना. डन? Yes. सबका हो Yes. गया? ओके. तो आप लोगों को टेक्स्ट बुक में ये क्वेश्चन ऐड करना है. अब 4.1 राइट. तो आपके टेक्स्ट बुक में 4.1 आई मीन क्वेश्चन नंबर 4 आंसर इन 25 to 30 वर्ड है ही नहीं क्या? जो लोग अभी मुझे बोल रहे Yes, थे. miss, नहीं है. ओके. तो क्वेश्चन नंबर 4 आंसर इन 25 to 30 वर्ड, ये आपका मेन क्वेश्चन रहेगा. राइट. एंड सब क्वेश्चन है आपका व्हाट इज हिस्टोरियोग्राफी. और सेकंड क्वेश्चन में मैं बताऊंगी, बट आंसर देते वक्त उस क्वेश्चन को मैं रीड करूंगी. तो 4.1 पहला क्वेश्चन है व्हाट इज हिस्टोरियोग्राफी. तो इस क्वेश्चन का आंसर है पेज नंबर 2 पे. पेज नंबर 2 पे आपको दिखाई दे रहा है ट्रेडिशन ऑफ हिस्टोरियोग्राफी. पेज नंबर 2 पे जब आप लोग आओगे तो आपके स्क्रीन के लेफ्ट हैंड साइड की तरफ आपको दिखाई देगा ट्रेडिशन ऑफ हिस्टोरियोग्राफी. ये हेडलाइन है. उसके अंदर सबसे पहला पैराग्राफ देखो. वी हैव लर्नड अबाउट. यहाँ से आपका 4.1 का आंसर शुरू हो रहा है. वी हैव लर्नड अबाउट, यहाँ से आपका 4.1 का आंसर शुरू हो रहा है. और आपका 4.1 का आंसर जो है खत्म कहाँ पे हो रहा है? Who writes such a narrative is a historian. Who writes such a narrative is a historian. मतलब ये जो 6 लाइन का पैराग्राफ आपको दिखाई दे रहा है, राइट, ये 6 लाइन का पैराग्राफ आपका 4.1 का आंसर है. ये जो 6 लाइन का पैराग्राफ आपको दिखाई दे रहा है, ये 6 लाइन का पैराग्राफ आपका 4.1 का आंसर है. कोई कंफ्यूजन? No, ma'am. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज 4.2. जिसके पास ये क्वेश्चन नहीं है वो लोग ये क्वेश्चन नोट डाउन करेंगे. तो 4.2 व्हाट डिड रेने डेकार्ट इंसिस्टेड अपॉन. व्हाट डिड, मैंने स्क्रीन भी आप लोगों के साथ शेयर की है. व्हाट डिड, स्क्रीन दिखाई दे रही है? Yes. ओके. तो यहाँ पे देखो आप लोगों को क्वेश्चन है व्हाट डिड, मैं रीड भी करूंगी साथ में. व्हाट डिड रेने डेकार्ट इंसिस्टेड अपॉन. व्हाट डिड रेने डेकार्ट इंसिस्टेड अपॉन. आपका लिख के हो गया तो मुझे बोलो, फिर मैं आंसर बताती हूँ आप लोगों को. Yes, miss. Done. ओके. चलो इसके लिए पेज नंबर 3 पे आ जाओ फटाफट. पेज नंबर 3 पे आप लोगों को राइट हैंड साइड की तरफ देखो रेने डेकार्ट का पैराग्राफ दिखाई देगा. पेज नंबर 3 रेने डेकार्ट का पेज नंबर 3 पे राइट हैंड साइड की तरफ टॉप पे आप लोगों को रेने डेकार्ट का पैराग्राफ दिखाई देगा. रेने डेकार्ट वाज फोरमोस्ट, यहाँ से आपका आंसर शुरू हो रहा है. रेने डेकार्ट वाज द फोरमोस्ट, यहाँ से आपका आंसर शुरू हो रहा है. तो आपका आंसर जो है वो खत्म हो रहा है. ग्राउंड ऑफ डाउट आर एक्सक्लूडेड. ऑल ग्राउंड ऑफ डाउट आर एक्सक्लूडेड. यहाँ तक आपका 4.2 का आंसर है. मतलब ये जो पूरा रेने डेकार्ट का पैराग्राफ है ना, ये पूरा रेने डेकार्ट का पैराग्राफ आपका 4.2 का आंसर है. समझ में आया सबको? Yes. ओके. चलो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फ्लो चार्ट. राइट, वो मैंने आप लोगों को होमवर्क कहा है कि आपको अपने ओन वर्ड्स में ही करना है. सॉरी थर्ड क्वेश्चन भी है, 4.3 है, नहीं देखा हम लोगों ने. कॉन्सेप्ट चार्ट तो आपको होमवर्क रहेगा.
Why, ये नोट डाउन कर लो, जिसके पास ये क्वेश्चन नहीं है वो नोट डाउन करेंगे फटाफट. Why is Voltaire said to be the founder of modern historiography? 4.3 note down करो. Why is Voltaire said to be the founder of modern historiography? नोट करके हो गया तो मुझे बोलना. डन. ओके. इसका आंसर भी पेज नंबर 3 पे है, तो फटाफट पेज नंबर 3 पे आ जाओ. इसका आंसर भी 4.3 Why is Voltaire said to be the founder of modern historiography? इसका आंसर भी पेज नंबर 3 पे है, और फटाफट पेज नंबर 3 पे आ जाओ. और पेज नंबर 3 पे आपको जो वोल्टेयर का पैराग्राफ दिखाई दे रहा है, Voltaire, the original name was Francisco Maria Arroyo. यहाँ से आपका आंसर शुरू हो रहा है, और आपका हो रहा है geography. Voltaire was the founder of modern historiography. So this entire paragraph, Voltaire का जो पूरा पैराग्राफ है, Voltaire's original name यहाँ से लेकर Voltaire was founder of modern historiography, यहाँ तक आपका 4.3 का आंसर है. यहाँ ये पूरा पैराग्राफ आपका 4.3 का आंसर है. कंफ्यूजन है कोई? नो. No. ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं. Now your next question is, ये वर्क कहा है आप लोगों को, नोटेबल स्कॉलर का. क्वेश्चन नंबर 6, आंसर द फॉलोइंग इन डिटेल. ये सबके टेक्स्ट बुक में है. आंसर द फॉलोइंग इन डिटेल, ये सबके टेक्स्ट बुक में Yes. है. Yes. ओके, चलो. So 6.1, explain the Karl Marx class theory. 6.1, explain the Karl Marx class theory. Right? इसका आंसर आप लोगों को पेज नंबर 4 पे दिखाई देगा, तो फटाफट पेज नंबर 4 पे आ जाओ. ना, अब ध्यान से सुनो मैं जो भी बोल रही हूँ. राइट? आंसर कहाँ तक है, कहाँ से शुरू हो रहा है और कहाँ पे खत्म हो रहा है. ना, सबसे पहले कार्ल मार्क्स का जो पैराग्राफ है ना, कार्ल मार्क्स का पैराग्राफ देखो. राइट? 1882. अब ये कार्ल मार्क्स जो लिखा हुआ है ना, रेड हम लोगों को देखने मिलता है, एकदम बोल्ड वर्ड है रेड. राइट? कैपिटल लेटर्स में यहाँ पे हम लोगों को देखने मिलता है, एकदम बोल्ड लेटर्स में लिखा गया कार्ल मार्क्स. वहां से 4 नीचे की तरफ 4 लाइन काउंट करो. दैट इज 1 2 3 एंड 4. फोर्थ लाइन देखो, अकॉर्डिंग टू कार्ल मार्क्स. दिखाई दिया? सबको दिखाई दिया? अकॉर्डिंग टू कार्ल मार्क्स. Yes. Yes. ओके. ओके, तो फोर्थ लाइन देखो, उस पैराग्राफ की फोर्थ लाइन देखोगे, अकॉर्डिंग टू द कार्ल मार्क्स, यहाँ से आपका आंसर शुरू हो रहा है 6.1 का. अकॉर्डिंग टू द कार्ल मार्क्स यहाँ से आपका 6.1 का आंसर शुरू हो रहा है. अब ये आंसर जो है वो नेक्स्ट पेज पे खत्म हो रहा है. ये आंसर नेक्स्ट पेज पे कहाँ पे खत्म हो रहा है, तो ये आंसर नेक्स्ट पेज पे आपको खत्म होता हुआ नजर आएगा. कहाँ पे? उस पैराग्राफ की थर्ड लास्ट लाइन देखो, दास कैपिटल, जहां पे हम लोगों को देखने मिलता है कि कार्ल मार्क्स के बुक का नाम लिखा गया है दास कैपिटल. दिखाई दिया सबको? 6.1 का आंसर जो है वो पेज नंबर 5 पे खत्म हो रहा है. और खत्म कहाँ पे हो रहा है? उस पैराग्राफ का थर्ड लास्ट, उस पैराग्राफ कार्ल मार्क्स के पैराग्राफ का थर्ड लास्ट लाइन, दैट इज दास कैपिटल. यहाँ तक आपका 6.1 का आंसर है. समझा? Miss, the rest of the classes तक खत्म हो रहा है ना? रेस्ट ऑफ द क्लासेस नहीं बेटा, रेस्ट ऑफ द क्लासेस पे नहीं खत्म हो रहा है. अकॉर्डिंग टू द कार्ल मार्क्स यहाँ से आंसर शुरू होगा, एंड फिर उसके बाद में the struggle as a class that owns the means of production economically exploited. The rest of the classes, sorry, I'm extremely sorry. Das capital मैंने वो कॉमा ही नहीं देखा. I'm sorry. बेटा you are right. Das rest of the classes यहाँ तक आपका आंसर खत्म होगा. Okay. थैंक यू बेटा, आपने बताया, क्योंकि मैंने वो कॉमा ही नहीं देखा, मैं डायरेक्टली वो दास कैपिटल पे ही चले गए. क्लासेस, रेस्ट ऑफ द क्लासेस. ओके, डन. Yes.
ओके चलो क्वेश्चन की तरफ जाते हैं. Now, what is your next question? 6.2. What are the four characteristics of modern historiography? Right? What are the four characteristics of modern historiography? इसका आंसर पेज नंबर 3 पे है. 6.2. What are the four characteristics of modern historiography? पेज नंबर 2 पे आ जाओ सबसे पहले, फिर इसका आंसर पेज नंबर 3 पे खत्म हो रहा है. तो सबसे पहले आप 2 पे आओगे. ओके, पेज नंबर 2 पे जब आप लोग आते हो तो पेज नंबर 2 पे आपको राइट हैंड साइड की तरफ नीचे की तरफ मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफी, वो ऑरेंज बॉक्स है ना, ऑरेंज बॉक्स के नीचे फर्स्ट और सेकंड पॉइंट दिखाई दे रहा है. Yes. पेज नंबर 2 मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफी, ऑरेंज बॉक्स राइट हैंड साइड की तरफ 2 पॉइंट्स दिखाई दे रहे हैं. फर्स्ट और सेकंड पॉइंट ये आपका आंसर है. फिर पेज नंबर 3 पे आओ. पेज नंबर 3 पे आपको 3 और थर्ड और फोर्थ पॉइंट दिखाई देगा. ये भी आपका 6.2 का आंसर है. आपको समझ में आया 6.2 का आंसर? पेज नंबर 2 फर्स्ट एंड सेकंड पॉइंट लास्ट के. पेज नंबर 2 पे जो एंड में एकदम लास्ट में राइट हैंड साइड की तरफ जो 2 पॉइंट है, वो 2 पॉइंट आपके आंसर है. और पेज नंबर 3 पे जो स्टार्टिंग में 2 पॉइंट है थर्ड एंड फोर्थ, ये आपके आंसर है 6.2 का. ये आंसर है आपका 6.2 का. कंफ्यूजन है कोई? No. ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं हम लोग फटाफट. नाउ व्हाट इज योर नेक्स्ट क्वेश्चन? हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज फेमिनिस्ट हिस्टोरियोग्राफी. अब फेमिनिस्ट हिस्टोरियोग्राफी की जब हम लोग बात करेंगे तो आपको वही आंसर लिखना है. व्हाट इज फेमिनिस्ट हिस्टोरियोग्राफी मैंने पहले ही लिखते वक्त आपको, मतलब पहले आई थिंक ये, ओके वन सेकंड होल्ड ऑन. ओके 3.1 का आंसर एंड 6.3 का आंसर इज वन इन द सेम. मैंने पहले ही आपको सेम आंसर, इतना बड़ा आंसर दिया था. वाई? बिकॉज ये आंसर फिर से रिपीट हो रहा है. तो जो 6.1 का आंसर है वही 6.3 का भी आंसर है. जो आप लोगों ने नाउ, ये आपका 3.1 का आंसर है. दिस एंटायर पैराग्राफ अगेन 6.3 का भी आंसर है. ये डन? कंफ्यूजन है कोई? No. No, ma'am. ओके चलो Can you नेक्स्ट repeat? क्वेश्चन. ओके जो आपका 3.1 का जो आंसर है ना बेटा, वही आपका 6.3 का भी आंसर है. Explain the following. 3.1 में historical research was driven to the focus in depth on the various aspects of human life. ये जो क्वेश्चन का आंसर है ना, वही आपका 6.3. व्हाट इज फेमिनिस्ट हिस्टोरियोग्राफी? तो आंसर कौन सा है? पेज नंबर 5 पे देखो, फेमिनिस्ट हिस्टोरियोग्राफी. दिस एंटायर पैराग्राफ, दिस एंटायर पैराग्राफ जो है फेमिनिस्ट हिस्टोरियोग्राफी मींस द रिस्ट्रक्चरिंग. यहाँ से आपका आंसर शुरू हो रहा है और सोशल क्लास, इंडिपेंडेंट सोशल क्लास, यहाँ पे आपका आंसर खत्म हो रहा है. ये जो पैराग्राफ है ना, ये आपका आंसर है 3.1 का भी और 6.3 का भी. बेटा कोई कंफ्यूजन है? No, miss. Thank you, miss. Okay, you're welcome. Now next question is 6.4. Explain the Leopold von Ranke perspective of history. Question number 4, 6.4. Question is explain Leopold von Ranke perspective of history. Page number 4 पे आ जाओ फटाफट. नाउ पेज नंबर 4 पे जब आप लोग आओगे तो आप लोगों को राइट हैंड साइड की तरफ लियोपोल्ड का पैराग्राफ दिखाई देगा. ये आपको लियोपोल्ड का पैराग्राफ दिखाई दे रहा है. लियोपोल्ड हिस्टोरियोग्राफी ऑफ 19th सेंचुरी, यहाँ से आपका आंसर शुरू हो रहा है. 6.4 का आंसर कहाँ से शुरू हो रहा है? हिस्टोरियोग्राफी ऑफ 19th सेंचुरी, यहाँ से आपका आंसर शुरू हो रहा है. तो आंसर खत्म कहाँ पे हो रहा है? आंसर खत्म हो रहा है वर्ल्ड हिस्ट्री पे. आंसर खत्म कहाँ हो रहा है? द सीक्रेट ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री पे आंसर खत्म हो रहा है. सो ये लियोपोल्ड का पूरा पैराग्राफ, लियोपोल्ड का फोटो है और उसके बाजू में जो पूरा पैराग्राफ आपको दिखाई दे रहा है ना, ये आपके 6.4 का आंसर है. ये आपके 6.4 का आंसर है. इज देयर एनी कंफ्यूजन? No. ओके, ये टॉपिक मैंने आप लोगों को पूरा पढ़ाया, खत्म हो गया है. आप जब इसके आंसर्स पढ़ोगे तो आप लोगों को डाउट आएगा, हो सकता है, इट्स पॉसिबल.
क्योंकि आप लोगों को हीगल थ्योरी में प्रॉब्लम हो सकता है, डायलेक्टिक थ्योरी क्या है, या फिर वोल्टेयर क्या बोलते हैं उसमें प्रॉब्लम, फेमिनिस्ट हिस्टोरियोग्राफी में सिमोन क्या बोलते हैं उसमें हो सकता है, कंफ्यूजन हो सकता है, डाउट बोल सकते हैं हम लोग, आ सकता है, कंफ्यूजन एक दिमाग में क्रिएट हो सकता है। सो आप लोगों को कुछ भी डाउट रहेगा तो आंसर्स रीड करो, आंसर्स रीड करने के बाद आपके डाउट सब क्लियर हो जाएंगे। नाउ आप लोगों को लाइक मैं उनको बोलती हूँ क्या करना है, बट मेरी तरफ से अगर मैं बोलूँ तो आपको इसके आंसर्स रीड करने हैं, सब आंसर्स रीड करना है, दैट इज योर होमवर्क, राइट। वो लिखना है आपको एंड ऑल, वो मैं विद्या में आपको बताऊंगी कि आपको कौन से क्वेश्चंस कितने बार, आई मीन वन टाइम ही लिखना है। कि हम लोग यहाँ पे 2-2 3 बार आंसर्स लिखेंगे। सो बेटर व्हाट विल डू, मैं आपको अपनी तरफ से अगर होमवर्क दूं तो आपको ये पूरा जो फर्स्ट टॉपिक है ये आपको रीड करना है। क्या करना है, रीड मतलब इसके आंसर्स जो मैंने आज आपको दिए हैं, डायलेक्टिक, एनल्स, फूल एंड हॉल। तो एक्सरसाइज में जितने भी क्वेश्चंस है, क्वेश्चंस के आंसर आपको रीड करने हैं, तो इससे आपका डाउट जो है वो दिमाग में आएगा एंड आप लोग के डाउट क्लियर हो जाएंगे। बट आपको रीड करना है, ऐसे नहीं कि हम लोग बाद में मैम को पूछेंगे, बिकॉज फर्स्ट और सेकंड टॉपिक जरा ज्यादा इंपॉर्टेंट है और उसमें बहुत कंफ्यूजन भी होता है बच्चों को, इसीलिए मैं आप लोगों को बोल रही हूँ। ओके, सो अगर डाउट भी आपको कुछ रहेगा, आंसर आपने रीड नहीं किया तो भी आप लोगों को डाउट है, तो आप लोग नेक्स्ट लेक्चर में मुझे पूछ सकते हो। नेक्स्ट लेक्चर हम लोग सेकंड टॉपिक के साथ स्टार्ट करेंगे, दैट इज हिस्टोरियोग्राफी, इंडियन ट्रेडिशन। अब तक हम लोग ने वेस्टर्न ट्रेडिशन देखा था, अब हम लोग इंडियन ट्रेडिशन देखेंगे नेक्स्ट में, नेक्स्ट वीक में जो होगा, राइट। दैट्स इट फॉर द डे, हैव फन, मजे करो, बाय।